हेलो बच्चों, होमवर्क किया क्या? सबने कर लिया ना? सब अच्छे बच्चे हैं, सब होमवर्क करके आए हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी से देख लेता हूँ होमवर्क में। पहला क्वेश्चन था बच्चों, फाइंड विच कंपाउंड्स आर कलर्ड। हमें देखना है कौन सा कंपाउंड कलर्ड है। तो हम उसमें, मैंने आपको बताया था कि हम उसमें क्या चेक कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से बस यही चेक कर सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, या तो हमें पहले से पता हो, या फिर हमें अगर चेक करना है तो फिर हमें क्या चेक करना है कि अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है या नहीं, ठीक है। तो बोलो इसमें क्या बोलोगे? ये 4, अच्छा ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, उससे कंपाउंड का नेचर चेंज होने वाला नहीं। मैंने ब्रैकेट लगा दिया, पहले नहीं लगाया था। और नेट चार्ज बाहर कितना है? -1। 4 क्लोरीन कितना ले रहे होंगे? -4। बाहर -1 पहुंच रहा है, तो बोलो इस पर कितना चार्ज रहा होगा? +3 रहा होगा, टाइटेनियम +3। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये हो गया कि क्या टाइटेनियम 3+ के पास कोई अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है? क्या उसके पास कोई अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है? तो क्या होगा भाई? टाइटेनियम, टाइटेनियम क्या होगा? टाइटेनियम वैसे क्या होता है? टाइटेनियम वैसे होता है 3d2 4s2। तो टाइटेनियम 3+ क्या बनेगा? वो बनेगा 3d1। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा? हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये कंपाउंड कलर्ड है, ठीक है। जो कंपाउंड कलर्ड है मैं उसमें टिक लगा दे रहा हूँ। इस कंपाउंड में आते हैं तो K3 है, तो 3 पोटेशियम है तो 3+ होगा, तो इस पर कितना होगा? 3- है ना। 6 फ्लोरीन है तो कितना आ रहा होगा? 6-। तो वेनेडियम किस पर है? 3+ पर है। वेनेडियम क्या होता है बच्चों? वेनेडियम होता है 3d3 4s2। और हमारे पास जो वेनेडियम है वो किस पर है? 3+ पर है, तो वेनेडियम 3+ क्या बनेगा? वेनेडियम 3+ बनेगा 3d2। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया? हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो ये भी कंपाउंड कलर्ड है, ठीक है। कौन सा कलर है ये हम नहीं पता कर सकते। कौन सा कलर है ये सिर्फ कंपाउंड को देख के हम पता नहीं कर सकते। अगर फेमस कंपाउंड है तो हम याद कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से पता नहीं कर सकते। इस कंपाउंड में देखो बाहर बच्चों -3 है, तो इस पर कितना है? +3। क्रोमियम पर भी कितना हो गया? +3, क्योंकि अमोनिया तो 0 होता है। क्रोमियम +3 क्या बनेगा? तो क्रोमियम क्या होता है? याद है, क्रोमियम एक्सेप्शन होता है, उसका कन्फिग्रेशन होता है 3d5 4s1। तो क्रोमियम 3+ क्या बनेगा? 3d, एक यहाँ से जाएगा, 2 यहाँ से जाएंगे, तो क्या बचेगा? 3d3। 3d3 है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये कंपाउंड भी कलर्ड हो जाएगा। इस कंपाउंड में आते हैं BF4, जानते हो BF4 में बोरॉन जो होता है ना, वो जनरली क्या दिखाता है? +3। ग्रुप नंबर 13 का है बोरॉन, कहीं भी आपको दिखे तो आप उसे +3 गेस कर सकते हैं। 4 फ्लोरीन है तो -4, तो इस पर कितना चार्ज है? -1। तो BF4 पर एक -1 होता है, और इस पर -1 है तो इस पर +1 होगा, ठीक है। ये कंपाउंड एक ही है जिसमें ये कैटायन है और ये एनायन है। अगर कोई पूछेगा ये कंपाउंड कैसा है तो क्या बोलोगे? तो वैसे तो बोलोगे आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि कैटायन भी है एनायन भी है ना। और कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। इस पर होगा +1। ये क्या है? ये है CH3CN, मिथाइल साइनाइड, CH3CN, जिसमें डोनर एटम कौन है? N। ये तो बच्चों न्यूट्रल है, तो इसका +1 इस पर आ रहा होगा, +1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या? कॉपर +1 क्या बनेगा? कॉपर +1 बच्चों बनेगा 3d10, और 3d10 में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। 3d10 में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और बोरॉन 3+ के पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ना इधर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ना इधर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। इसका मतलब ये कंपाउंड कलर्ड है या कलरलेस है? तो हमें मानना पड़ेगा कलरलेस है, ठीक है। इसमें मैंने क्रॉस लगा दिया, कोई डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। इस कंपाउंड में आएंगे तो देखो बाहर है चार्ज 2-, और 6 फ्लोरीन कितना रख रहे होंगे? 6-। तो टाइटेनियम पर कितना रहा होगा फिर? टाइटेनियम पर कितना रहा होगा? 4+, है ना। टाइटेनियम पर रहा होगा 4+। टाइटेनियम बच्चों क्या होता है? 3d2 4s2। तो टाइटेनियम 4+ क्या होगा? टाइटेनियम 4+ होगा 3d0, क्योंकि 4+ है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 3d0 बनेगा, और 0 बनेगा तो हम बोलेंगे कलरलेस, क्योंकि अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। इसमें देखते हैं तो क्या कोबाल्ट पर 3+ चार्ज आ रहा है? कोबाल्ट 3+ क्या बनेगा? कोबाल्ट 3+ क्या बनेगा? तो कोबाल्ट होता क्या है? कोबाल्ट होता है 3d7 4s2। तो कोबाल्ट 3+ क्या बनेगा? 3d6 बन जाएगा,
है ना, क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये देखो ये लिगैंड कैसा है, तो वीक फील्ड लिगैंड है, और अगर ये वीक फील्ड लिगैंड है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6। अब इतना पता होना चाहिए, इस पर हम लोग बहुत बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन ऊपर कैसे चले गए, नीचे पेयरिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि लिगैंड कैसा है, वीक फील्ड लिगैंड है ना। और अगर वीक फील्ड लिगैंड है, लिगैंड कैसा था, वीक फील्ड लिगैंड, तो डेल्टा ओ कैसा है, छोटा है, और पी बड़ा है। इन इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना आसान था, पेयरिंग कराना मुश्किल था, तो पहले ऊपर भेज दिया। क्या 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, हाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड कलर्ड माना जाएगा, इसमें मैंने टिक लगा दिया। Cu2Cl2 में कॉपर किस पर है बच्चों, +1 पर है, और कॉपर +1 क्या बनेगा 3d10, तो इसमें कोई कलर हमें मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ये कंपाउंड कैसा है, कलरलेस है। लेकिन यहीं पर मैं बता दूं, CuCl2 होता तो क्या होता, अगर CuCl2 होता तो क्या होता, तो क्या कॉपर +2 पर होता है ना, और कॉपर +2 कैसा बनेगा, कॉपर +1 अगर 3d10 है तो कॉपर +2 क्या बनेगा, वो बनेगा बच्चों 3d9। क्या इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, हाँ इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये कंपाउंड कैसा है, ये कलर्ड है। CuCl2 कलर शो करता है, लेकिन Cu2Cl2 कलर शो नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें आते हैं, इस पर निकल किस पर है, +2 पर है, और निकल +2 क्या बन रहा होगा, 3d8 बन रहा होगा, है ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास मिल जाएंगे, तो ये कंपाउंड भी कलर्ड है। ठीक है, अगर किसी एग्जांपल में समझ में नहीं आया हो तो बताना, कोशिश की जाएगी सॉल्व करने की फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, अब इन तीनों में देखो, इन तीनों में फ़र्क कहाँ पर है, क्या फ़र्क है नेचर ऑफ सेंट्रल एटम पर, नेचर ऑफ सेंट्रल एटम पर, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, ये है ना, ये 3D सीरीज़ का है, ये 4D सीरीज़ का है, और ये 5D सीरीज़ का है। तो स्प्लिटिंग एनर्जी किस पर डिपेंड करती थी, उसके लिए हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स सीखे थे। उसमें सीखा था कि डाउन द ग्रुप, डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप 5D का जेड इफेक्टिव 4D से, 4D का जेड इफेक्टिव 3D से ज़्यादा रहता है, और अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा रहेगा तो इसके न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, तो इसने अमोनिया को सबसे ज़्यादा पास में खींचा होगा, तो अमोनिया ने इसके लिए स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा की होगी। जितना लिगैंड पास में आएगा स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा होगी, तो स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा। किसने डिसाइड किया बच्चों, सेंट्रल एटम के नेचर ने, 5D फिर 4D फिर 3D। ठीक है, इसमें देखो क्या सेंट्रल एटम सेम है, हाँ सेंट्रल एटम सेम है, डिफरेंस कहाँ पर है, लिगैंड में डिफरेंस है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर भी देखो सेम ही है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम ही है। फ़र्क कहाँ पर है, फ़र्क सिर्फ लिगैंड पर है, और अगर सिर्फ लिगैंड पर है तो हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है, जितना स्ट्रॉन्गर लिगैंड होगा स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्गर लिगैंड कौन है, साइनाइड, फिर कौन है अमोनिया, फिर कौन है वाटर, फिर कौन है हेलोजेंस। ठीक है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा। इसमें देखो सेंट्रल एटम पर कितना चार्ज है, +2, इस पर कितना चार्ज है, +3, सब कुछ सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम ही है, बस सेंट्रल एटम पर ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस है। तो बोलो Fe+2 वाटर को ज़्यादा पास खींचेगा या Fe+3, किस पर प्लस चार्ज ज़्यादा है, Fe3+ पर प्लस चार्ज ज़्यादा है, तो इसका जेड इफेक्टिव भी ज़्यादा है, और ये वाटर को ज़्यादा पास में खींचेगा, तो वाटर ज़्यादा पास में आएगा, ज़्यादा एक्साइटेशन क्रिएट करेगा, ज़्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमने कैसे डिसाइड किया था, इसमें हमने डिसाइड किया था सेंट्रल एटम के नेचर से, इसमें कैसे डिसाइड किया था, इसमें डिसाइड किया था लिगैंड के नेचर से, इसमें कैसे डिसाइड किया, सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से। इसमें बोलो क्या होगा, इसमें कौन सा इसमें देखो सब कुछ सेम है, बस ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और ये वीक फील्ड लिगैंड है, तो किस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में। इसमें बोलो क्या होगा, इसमें भी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, बस ये आयरन +2 पर है और ये आयरन +3 पर है, तो किस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, इसमें, क्योंकि ये +3 वाले का जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, लिगैंड्स को ज़्यादा पास में बुलाएगा। इसमें क्या फ़र्क है, तो बच्चों इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, ये sp3 है और ये dsp2 है, ये sp3 है ना, और ये dsp2 है। ये sp3 क्यों है, क्योंकि 3d8 + WFL, यहाँ पे क्या केस बन रहा है 3d8 + WFL, यहाँ पर क्या केस बन रहा है 3d8 + SFL, तो याद है dsp2 था। और किस में स्प्लिटिंग ज़्यादा है, dsp2 में या sp3 में, dsp2 की स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा निकल रही थी। ठीक है, ये कंपाउंड बच्चों इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तो बच्चों ये तो sp3 है और बच्चों ये तो d2sp3 है
है ना। यहाँ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हुई है, यहाँ की जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, डेल्टा ओ, और यहाँ की जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, डेल्टा टी। क्या हमने सीखा था कि डेल्टा ओ की वैल्यू डेल्टा टी से ज़्यादा है, याद है भाई? याद तो करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा, याद करो। इसमें बोलो ये क्या है, ये है बच्चों DsP2, और ये क्या है, ये है D2sp3। किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा थी, स्क्वायर प्लेनर की या ऑक्टाहेड्रल की? स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी से ज़्यादा थी। इसमें बोलो कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल एटम का नेचर। ये 3D सीरीज़ का है, ये 4D सीरीज़ का है, और ये 5D सीरीज़ का है, ठीक है। तो जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा उसमें लिगेंड ज़्यादा पास में आएंगे, उसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी। इसमें एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो ये डिफरेंट कलर्स के क्यों हैं? तो बच्चों इसमें याद है, इसमें येलो कलर था और उसका रीज़न क्या था, MlCt, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र था। और इसमें रीज़न क्या बोलोगे, इसमें है D2D इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। ये डिफरेंट वजह से, डिफरेंट रीज़न से कलर्ड है, और ये डिफरेंट रीज़न से कलर्ड है, ठीक है। एक तो ये रीज़न हो गया, और दूसरा D2D अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D2D इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कब हो रहा था, जब D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी चेंज हो जाए, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी चेंज हो जाए तो भी कलर डिफरेंट आएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम हो जाए तो चांसेस हैं कलर डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि एक्साइटेशन की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी ना, एक्साइटेशन की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। अगर लिगेंड्स चेंज हो जाए तो स्प्लिटिंग एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो लैम्डा चेंज हो जाएगा, है ना। इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगा, तो भी स्प्लिटिंग एनर्जी चेंज हो जाएगी। सेंट्रल एटम चेंज हो जाए तो भी स्प्लिटिंग एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो भी लैम्डा चेंज हो जाएगा। तो कंपाउंड में थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो कलर तो डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्यों कलर डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर MlCt रीज़न है और यहाँ पर D2D इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रीज़न है, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल क्या पक्की बात है कि इन दोनों का कलर डिफरेंट होगा? नहीं, ये बस गैस है कि ये रीज़न हो सकता है, ठीक है। और भी मैंने बातें बताई जिससे ये कलर डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। तो डिफरेंट रीजंस आर देयर फॉर देयर कलरेशन, सो दे शो डिफरेंट कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो देखो सभी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी, डेल्टा ओ, और डेल्टा ओ बराबर क्या होगा, SC/लैम्डा। जिसका डेल्टा ओ ज़्यादा उसका लैम्डा कम, है ना। ये लैम्डा क्या था, एब्जॉर्ब ही तो था। तो बस सिंपल सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है ये तो। किस में स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन सा है, अमोनिया। ये नंबर 1 पर है, ये नंबर 2 पर है, और ये नंबर 3 पर है। लिगेंड की स्ट्रेंथ का तो ऑर्डर ये है, और लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर ये है तो हमने पता कर लिया, डेल्टा ओ अमोनिया इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ NO2 माइनस इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ H2। तो डेल्टा ओ का ऑर्डर क्या लैम्डा के उल्टा चलेगा, तो इसका लैम्डा बच्चों सबसे छोटा होगा, इसका लैम्डा सबसे छोटा होगा, फिर इसका लैम्डा आ रहा होगा, फिर इसका लैम्डा आ रहा होगा, और ये लैम्डा एब्जॉर्ब्ड ही है, ठीक है। तो अगर मैं इस कंपाउंड को A नाम दे दूँ, इस कंपाउंड को B नाम दे दूँ, इस कंपाउंड को C नाम दे दूँ, तो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड का ऑर्डर क्या आएगा, कौन आएगा सबसे आगे, C, फिर कौन आएगा A, फिर लास्ट में कौन आएगा B, ठीक। ये क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो हम लोग डिसाइड कर तो सकते हैं
पीछे हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली ना कि D2sp3 की स्टेबिलिटी sp3 से ज़्यादा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड आ रहा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी वीक फील्ड लिगेंड की स्टेबिलिटी से ज़्यादा हो जाएगी। ये सब बातें हमने सीखी हैं। लेकिन जो एक्चुअल क्राइटेरिया है स्टेबिलिटी पता करने का वो है एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो है एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम क्या बुलाते हैं, जिसे हम बुलाते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट से बुलाते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट। वो कांस्टेंट्स क्या होते हैं? तो वो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जैसे मान लो हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें AgNH3 होल ट्वाइस प्लस इस कांस्टेंट की बात करें तो इसका अगर हमें फॉर्मेशन कांस्टेंट वाली रिएक्शन लिखनी है, अगर हमें इसके फॉर्मेशन कांस्टेंट वाली रिएक्शन लिखनी है तो इस कंपाउंड का हम 1 मोल लेंगे, इस कंपाउंड का 1 मोल ले लिया, ठीक है। और इधर क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे सेंट्रल एटम, जिस फॉर्म में यहाँ पर है उसी फॉर्म में यहाँ पर सेंट्रल एटम, और लिगेंड्स जो जिस फॉर्म में है वो इस फॉर्म में यहाँ पर अलग अलग लिख देना है, सेंट्रल एटम इन इट्स फॉर्म एंड लिगेंड्स इन इट्स फॉर्म। तो यहाँ पर Ag है, Ag पर चार्ज कितना है? +1 और 2 अमोनिया है, इधर Ag प्लस और 2 अमोनिया लिख दिया। देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है, बीच में इक्विलिब्रियम का साइन बनाएंगे। अब ये केमिकल रिएक्शन है, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही क्या कहलाता है? Kf कहलाता है। और इस Kf की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कितनी है? 10⁷ क्या आपको याद है केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा गया था कि कोई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना बड़ा होता है उसमें आगे जाने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होती है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि 10⁷ तो बहुत बड़ा है, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इस कॉम्प्लेक्स के बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कैसे लिखेंगे वो रिएक्शन, ये बात समझ पाए? सेंट्रल एटम लिख दिया इन इट्स जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जो भी लिगेंड है, जितने भी लिगेंड है वो यहाँ पर लिख दिए। जैसे इसके लिए लिखना हो तो क्या करोगे? यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए या 1 यूनिट होनी चाहिए। कॉपर किस फॉर्म में है? +2 फॉर्म में है और 4 अमोनिया है, तो यहाँ पर कॉपर 2 प्लस 4 अमोनिया से मिलकर ये बन रहा है। एक्सपेरिमेंटली इसका Kf कितना है? 10⁻11 है। और ऐसे ही AgCl2- के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर Ag किस फॉर्म में है? +1 में है और 2 क्लोराइड आयन है, तो Ag प्लस और 2 क्लोराइड आयन, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। इसका Kf कितना पाया गया है? 10⁵ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वैसे रूम टेम्परेचर पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें स्टेबिलिटी पता करनी है तो हम एक्सपेरिमेंटली कैसे पता करते हैं? हम उनके Kf वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं। सबकी Kf वैल्यूज़ पता है, हमें नहीं पता है, लेकिन लैब में पता की जा चुकी है, एक लिस्ट बनाई जा चुकी है। हम Kf की वैल्यू पता देख लेंगे, और Kf की वैल्यू जिसकी जितनी ज़्यादा होगी, Kf की वैल्यू जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हमें स्टेबिलिटी पता करनी है तो Kf देख लेंगे, जिसका Kf सबसे ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो क्या बता सकते हो इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा लग रहा है? ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसका Kf सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ये वाला हो जाएगा, उसके बाद ये वाला हो जाएगा। हालांकि तीनों ही बहुत स्टेबल हैं, लेकिन अगर हम रिलेटिवली कंपेयर करना चाहें तो Kf के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताया जा सकता है। यहाँ लिखा हुआ है द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज डिसाइडेड by its stability constant, formation constant. Greater the value of Kf, greater is stability of coordination compound. Kf की वैल्यू जितनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। ये अल्टीमेट मेथड है किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को चेक करने का, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है? जो कॉम्प्लेक्स है वो बनेगा कैसे? तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें AgNH3 होल ट्वाइस प्लस की, तो यहाँ पर Ag किस फॉर्म में है? +1 फॉर्म में है, तो यहाँ पर Ag प्लस लिख दिया और 2 अमोनिया है, 2 अमोनिया आ गए, यहाँ पे लिख दिया। ये इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहलाएगा? Kf। ये तो हम लोगों ने सीख लिया है। अब ये कॉम्प्लेक्स बना कैसे होगा? तो बड़ी आसान सी बात है, कैसे बना है? इसमें सेंट्रल एटम है और 2 लिगेंड है। सेंट्रल एटम जब 2 लिगेंड से आपस में जुड़ेगा तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन क्या दोनों लिगेंड एक ही बार में आके जुड़ जाते हैं? नहीं, एक बार में एक काम होता है ना। तो देखो पहले इस कॉम्प्लेक्स के बनने के लिए पहला स्टेप क्या है? जो सेंट्रल एटम है वो पहले लिगेंड से जुड़ेगा। जब Ag प्लस पहले अमोनिया से जुड़ेगा तो ये बनेगा, ठीक है। और ये जो बन चुका है अब ये दूसरे लिगेंड से जुड़ने वाला है। एक अमोनिया से जुड़ गया तो ये बना, अब ये जो बन चुका है वो दूसरे अमोनिया से जुड़ रहा है, यहाँ प्लस आना चाहिए था, और जब ये से जुड़ेगा तब ये बनेगा, है ना। तो क्या ये जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन कौन सी थी? जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो कह सकते हैं कि ये फॉर्मेशन वाली रिएक्शन है, वो फॉर्मेशन वाली रिएक्शन एक्चुअली 2 रिएक्शंस का समेशन है। इन दोनों को जब जोड़ोगे तब ये मिलेगा। Ag प्लस आ जाएगा, अमोनिया 2 अमोनिया हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट में भी आ रहा है, राइट में भी आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये जैसा था वैसा आ जाएगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैंने शो किया है β1 से, और इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को शो किया है β2 से।
कितने स्टेप में बन रहा है ये कॉम्प्लेक्स? ये वाला कॉम्प्लेक्स कितने स्टेप में बन रहा है? 2। पहले में पहला लिगेंड आ रहा है, दूसरे में दूसरा लिगेंड आ रहा है। दूसरा लिगेंड कब आ रहा है? जब पहला लिगेंड आ चुका है तब दूसरा लिगेंड आ रहा है। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये जो नेट रिएक्शन आई है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? β1 × β2। क्या आपको याद है केमिकल इक्विलिब्रियम में जब दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो Kf = β1 β2। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में β1 दिया जाए, β2 दिया जाए और Kf पूछा जाए, या फिर हो सकता है Kf दे दिया जाए, β1 दे दिया जाए, β2 पूछ लिया जाए, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये वाले कॉम्प्लेक्स के बारे में बताओ। मैंने आपसे कुछ कहा था याद करने के लिए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। रिपीटिशन करते रहना चाहिए, रिवीजन करते रहना चाहिए, क्योंकि उसी से चीज़ें बार बार हमें याद हो जाती हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बोलो, कलर क्या है बोलो, शेप क्या है बोलो, है ना, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या है बोलो, बताइएगा मुझे क्या है। ठीक है, खैर हम लोग अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना होगा? तो सेंट्रल एटम और 4 लिगेंड। तो देखो पहले स्टेप में क्या हुआ है, सेंट्रल एटम से पहला अमोनिया आके जुड़ा है तो ये बन गया। दूसरे स्टेप में क्या हुआ है, जो पहला आ चुका था तो ये बना था, फिर दूसरा लिगेंड आ गया तो ये बना, फिर दूसरा जो आ चुका उसमें तीसरा जुड़ गया तो ये बना, और अब इसमें चौथा भी आके जुड़ चुका है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट β1, इसका β2, इसका β3, इसका β4। तो नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम Kf बुलाने वाले हैं वो क्या हो जाएगा? β1 β2 β3 β4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। एक्चुअली ये फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा चला जा रहा है, हालांकि है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही क्वेश्चन। इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने आपको दे दिया है, इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी मैंने आपको दे दिया है, और मैं आपसे AgCl2 - Kf पता करवाना चाहता हूँ। ठीक है, इसे आप लोग ट्राई कीजिएगा। इन दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है और Kf ऑफ दिस कंपाउंड मैंने आपसे पूछा हुआ है। ट्राई कीजिएगा, आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा अगर बता सकते हैं तो। जो Kf है हम उसे स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बुलाते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ, और उसे Kst से डिनोट भी कर देते हैं। Kst, Kf या Kst, है ना, दोनों सेम चीज़ें, दोनों सेम चीज़ें बताते हैं। और Kf क्या था बोलो? Kf था फॉर्मेशन वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हम फॉर्मेशन वाली रिएक्शन को पलट दें, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो कहलाता है डिसोसिएशन या डीकम्पोजिशन कांस्टेंट या इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बुलाते हैं। फॉर्मेशन वाली रिएक्शन को उल्टा कर दिया जाए। अब देखो ये जो लिखा हुआ है, ये कौन सी रिएक्शन लिखी हुई है? तो ये लिखी हुई है फॉर्मेशन वाली रिएक्शन, और इसको मैंने उल्टा करके यहाँ लिख दिया है। ये क्या है? ये वाली रिएक्शन क्या है? क्या इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दिया है? हाँ, तो इस रिएक्शन में ये वाला कंपाउंड क्या हो रहा है? ये वाला कंपाउंड इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? देखो टूट रहा है। Ag, इसमें दो चीज़ें हैं ना, सेंट्रल एटम और लिगेंड से, तो सेंट्रल एटम अलग हो गया, लिगेंड से अलग हो गया। तो अगर कोई पूछेगा इस रिएक्शन में क्या हो रहा है तो क्या बोलोगे? ये डिसोसिएट हो रहा है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहलाएगा? Kd, डी फॉर डिसोसिएशन या डीकम्पोजिशन। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kf कहलाएगा, और अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम तोड़ रहे हैं सेंट्रल एटम में और लिगेंड्स में तो फिर उसे क्या कहलाएंगे? Kd कहलाएंगे, डीकम्पोजिशन कांस्टेंट कहलाएंगे। और हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम में हमने सीखा हुआ है कि जब हम रिएक्शन को पलटते हैं तो K भी पलट जाता है। तो अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kf है तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 1/Kf हो जाएगा। तो Kd = 1/Kf हो गया। नेक्स्ट है एक नोट स्टेबिलिटी के लिए, जो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर आधारित है। अगर हम 3D सीरीज़ की बात करें, 3D सीरीज़, ठीक है, 3D सीरीज़ की बात करें और 3D सीरीज़ में डाईवेलेंट कॉम्प्लेक्सेस की बात करें। देखो ये सेंट्रल एटम लिखे हुए हैं, ये क्या लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं सेंट्रल एटम, ठीक है, और इन सब पर चार्ज कितना है? +2। तो ये क्या है? डाईवेलेंट 3D सीरीज़ के कैटायंस लिखे हुए हैं, सेंट्रल एटम्स लिखे हुए हैं, और ये उनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा हुआ है। ये उनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा स्टेबल किसका कॉम्प्लेक्स आने वाला है इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग? कॉपर +2 का। तो अगर डाईवेलेंट आयंस की बात करें तो देखो 3D सीरीज़ में लेफ़्ट से राइट जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ पर आ रही है? कॉपर की। जिंक स्टेबिलिटी कॉपर की स्टेबिलिटी से कम है। ये जो ऑर्डर पाया गया उस ऑर्डर का नाम क्या है?
उस ऑर्डर का नाम है इरविंग विलियम्स ऑर्डर। इसका बेसिक क्या है? इसका बेसिक ये है बच्चों, अगर आपको 3D सीरीज़ में साइज़ का थोड़ा सा याद हो तो यहाँ से जब हम लोग यहाँ जा रहे थे तो साइज़ घट रहा था और लास्ट में साइज़ फिर बढ़ने लगता है। तो यहाँ से यहाँ जाने पर साइज़ घट रहा था, लास्ट में साइज़ फिर बढ़ता है। तो कॉपर का साइज़ इस सीरीज़ में ऑलमोस्ट सबसे छोटा आता है और साइज़ सबसे छोटा हुआ, चार्ज तो सब में सेम है, तो क्या कॉपर पर चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी? कॉपर का साइज़ सबसे छोटा है और चार्ज तो सब में सेम है, तो कॉपर की चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। और कॉपर की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? प्लस चार्ज डेंसिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? लिगैंड को ज़्यादा पास बुलाएगा, तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट लिगैंड को कौन करने वाला है? जिस पर चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, इस पर चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इधर जाते हुए चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये एक अलग से याद रख लेंगे। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लिगैंड, लिगैंड कोई भी आ जाए, सबसे ज़्यादा स्टेबल डाइवेलेंट में कौन निकलने वाला है? कॉपर 2+। नेक्स्ट है एक और बात जिसे बोलते हैं, कुछ लोग इसे कीलेट इफेक्ट बुलाते हैं, कुछ लोग इसे चीलेट इफेक्ट बुलाते हैं। ठीक है, मैं इसे कीलेट बुलाने वाला हूँ। कीलेट इफेक्ट क्या है कि कुछ लिगैंड्स होते हैं जिनकी डेंटिसिटी एक से ज़्यादा होती है, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, जो हम लोगों ने सीख लिया है। तो वो लिगैंड्स जब डोनेट करते हैं सेंट्रल एटम को तो वो एक साइकिल बना लेते हैं, एक रिंग बना लेते हैं। जैसे ईएन जो था, ईएन जब डोनेट करता था तो कैसे करता था? दो तरफ से करता था ना, NH2 था ना उसमें, NH2 CH2 CH2 NH2, दो तरफ से डोनेट करता था। तो जब भी डेंसिटी एक से ज़्यादा होगी तो सेंट्रल एटम को जब भी डोनेट करेगा तो एक रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जो भी लिगैंड्स ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी 1 से ज़्यादा है, जब वो सेंट्रल एटम को डोनेट करेंगे तो एक रिंग बनेगी। और ऐसे लिगैंड्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? कीलेटिंग लिगैंड्स। कुछ लोग इसे चिलेटिंग लिगैंड्स भी बुलाते हैं, कीलेटिंग लिगैंड्स या चिलेटिंग लिगैंड्स बुलाएंगे। कौन से लिगैंड्स कीलेटिंग लिगैंड्स हैं? जिनकी डेंसिटी 1 से ज़्यादा है या जो सेंट्रल एटम के साथ क्या बनाते हैं? एक रिंग बनाते हैं। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कीलेटिंग लिगैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है, दे इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। और जो स्टेबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है उसे हम क्या बुलाते हैं? उसे बुलाते हैं कीलेट या कीलेटिंग इफेक्ट, या चीलेट या चिलेटिंग इफेक्ट भी बुला सकते हो। दोज लिगैंड्स विच फॉर्म रिंग विथ सेंट्रल एटम, और रिंग कौन बनाएगा सेंट्रल एटम के साथ? जो मोनोडेंटेट है नहीं, जो कैसा है? मल्टीडेंटेट है, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट। वो क्या करेंगे? उन लिगैंड्स को क्या बुलाना है? कीलेटिंग लिगैंड्स। और उन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इस इफेक्ट को क्या बुलाते हैं? कीलेट इफेक्ट बुलाते हैं। क्वेश्चन ये है कि स्टेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है? स्टेबिलिटी बच्चों इसलिए बढ़ती है कि क्या अगर हमें ये लिगैंड इस सेंट्रल एटम से हटाना है तो क्या इसको दो तरफ से हटाएंगे तभी ये हट पाएगा? अगर मोनोडेंटेट होता तो एक ही बॉन्ड तोड़ना पड़ता, लेकिन अगर डाइडेंटेट को हटाना है तो कितनी तरफ से तोड़ना पड़ेगा? दो तरफ से तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इसने ये जो लिगैंड है, क्या इसने सेंट्रल एटम को ज़्यादा कस के पकड़ा हुआ है? मोनोडेंटेट तो एक ही तरफ से पकड़ता है, इसने कितनी तरफ से पकड़ा हुआ है? दो तरफ से पकड़ा हुआ है। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जितने ज़्यादा कीलेटिंग लिगैंड्स आ रहे होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, जितना ज़्यादा रिंग का फॉर्मेशन हो रहा होगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। जैसे कि ये 4 कॉम्प्लेक्स लिखे हैं मैंने ये 4 कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं। इसमें देखो सिर्फ वाटर है तो लिगैंड कैसा है? मोनोडेंटेट है। और ये क्या है? ये ऑक्सलेट है। इसमें 3 ऑक्सलेट आ रहे हैं, और 3 ऑक्सलेट आ रहे हैं तो 3 रिंग बना रहे होंगे, क्योंकि ऑक्सलेट कैसा लिगैंड है? डाइडेंटेट लिगैंड है। तो इसमें कितनी रिंग्स आ रही हैं? 3 रिंग्स आ रही हैं। इसमें 2 ऑक्सलेट आ रहे हैं तो इसमें 2 रिंग्स आ रही हैं। इसमें 1 ऑक्सलेट आ रहा है तो इसमें 1 रिंग आ रही है, और इसमें कोई भी रिंग नहीं आ रही। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? जितने ज़्यादा कीलेटिंग लिगैंड्स होंगे उतनी ज़्यादा रिंग का फॉर्मेशन हो रहा होगा, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे आगे, फिर इसकी। इसमें 3 कीलेटिंग लिगैंड हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 भी नहीं। ठीक है, थैंक यू।